रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में। इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम आपके लिए एक बड़ा रोचक विषय लाए हैं और वह रोचक विषय है बम्बई के अंडरवर्ल्ड से संबंधित। कि मुंबई में पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड, ये क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं अनिल नकरा जी। अनिल नकरा जी पहले भी आपसे बात कर चुके हैं मेवात के बारे में और अजमेर शरीफ के बारे में। आज हम इनसे बात करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, विशेषकर मुंबई की पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में क्या संबंध रहे हैं और आज भी क्या है, इस विषय में। आपका स्वागत है अनिल नकरा जी। आप सभी को, सभी दर्शकों को, जयपुर डायलॉग की टीम को, संजय दीक्षित जी को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम। तो ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, विशेषकर मुंबई पॉलिटिक्स में, ये अंडरवर्ल्ड की एंट्री कब से होती है? हम देखते हैं कि एक फिल्म आई थी दीवार, और उसमें हाजी मस्तान को बड़ा महिमा मंडित किया गया था। और हाजी मस्तान और आपके करीम लाला वगैरह ये पहले अंडरवर्ल्ड में हुआ करते थे। तो इन्होंने किस तरह से अपनी सत्ता बढ़ाई, और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। मैं आपकी बात को बैकग्राउंड, करीम लाला, हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, इनके बारे में तो बताऊंगा ही, यहीं से हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं एक आज का बिल्कुल लेटेस्ट, आपको लेटेस्ट मतलब एक थोड़े टाइम पहले का ही मैं संदर्भ देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आप जानते हैं महागाड़ी की सरकार थी। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। तो एक जितेंद्र दीक्षित हैं, पत्रकार क्राइम के, उन्होंने अपनी किताब में बताया कि मैं नाम लेके कह रहा हूं, सलीम बड़गुजर एक थे 93 जो ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, सीरियल ब्लास्ट। उसके बाद वो नागपाड़ा क्षेत्र है जहां का दाऊद इब्राहिम वगैरह भी ये सब वहीं रहते थे, वहां का एक सलीम बड़गुजर था। वो भी एक छोटा मोटा अंडरवर्ल्ड का ही प्यादा था। उसने शिवसेना ज्वाइन कर ली। ठीक है जी, शिवसेना ज्वाइन कर ली और अपने घर के बाहर उसने कार्यालय खोल लिया और वहां बाला साहब और ये सब इनकी फोटो वगैरह सब लगा दी। तो बड़े ये जो नाराज हमारे शांति प्रिय लोग बड़े नाराज हुए कि आपने इनकी कैसे लगा दी, ये कर दी। और छोटा शकील ने अपने ही उसके सलीम बड़गुजर की गोली मारकर वहां पे हत्या कर दी। ठीक है, ये बात तो 93 एंड की बात खत्म हो गई। अभी जो हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले तक महागाड़ी की सरकार थी, उसी क्षेत्र में वहीं पे अब बाला साहब और ये हमारे जो बाप बेटे ये जो थे पहले अपना सीएम ये सब, इनकी वहां फोटो लग गई है और वहां सब लग गई है। मतलब कहाँ पहले फोटो लगाने से भी डरते थे, अब उनके एरिया में हमारे जिन्होंने अब अपनी पार्टी और निष्ठाएं बदलनी है, उनकी वहां फोटो लग के वहां कार्यालय खुल गए हैं। मतलब बिल्कुल रिवर्स। पहले सलीम बड़गुजर की हत्या करी, अब इनके साथ इनके संबंध हो गए। चलो कह रहे, तो आज की बात हो गई। ये जो मुंबई का, ये जो पहले बंबई था 96 के बाद ये मुंबई हो गया। ये सब पहले हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, अरुण गवली वगैरह ये सब पहले थे। पहले ये जो इनका डोमिनेशन तो वहां की जो भी सरकारें रही, पुलिस रही, उनमें था ही। ये शुरू से ही स्मगलिंग,
आपको मालूम है, आप तो खुद आईएएस अधिकारी रहे, कि पहले ये सब बाहर से माल लाना, सामान, गुड्स, गोल्ड, इन पे बड़ा बैन था। घड़ियां मंगाने के लिए भी लोग कहां-कहां से जतन लगाते थे कि हमें सीको की, राडो की घड़ी मिल जाए। तो ये मुंबई में ये जितने भी नाम लिए मैंने, ये सब स्मगलिंग करते थे वाया पाकिस्तान, और दुबई उस टाइम स्टार्ट हो चुका था। वहां से ये स्मगलिंग करके ये यहाँ बॉम्बे में, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इसके आसपास मैंने खुद ने देखा हुआ है। मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है, वहां ये सब घड़ियां वगैरह, कप प्लेट बड़े इंपोर्टेड, चाइनीज है, लाइटर है जो सिगरेट के लाइटर होते हैं, इस टाइप की स्मगलिंग करते थे। गोल्ड की चाइना नहीं, उस समय जापान चलता था। नहीं, चाइना भी थोड़ा बहुत शुरू जिस हुआ। क्योंकि मैं उसमें दुबई रहता हाँ था, हाँ, जो तो भी वो सब वही विदेशी पूरा का जो पूरा सब वहाँ जापानीज माल भरा रहता था, और पूरा क्रेज था इंडिया में जापानीज माल बहुत का। क्रेज था। हम जब खुद छोटे थे वहां गए थे तो और कैसियो मुंबई वगैरह के की, पेवमेंट्स पे आपको खूब सारा जापानी माल मिल जाता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, असली हम और वहाँ, नकली। हाँ, वहां गए थे, तो वहां कैसियो के और ये कैलकुलेटर नए नए चले थे, हम खरीद के लाते थे कैलकुलेटर, और वो हमारे से डच करते थे, हमको कैलकुलेटर दिया, कुछ निकला कुछ। तो ये पहले बिल्कुल शांति से, सरकार भी कह रही थी कि भाई ठीक है, ये अपने सोना चांदी का व्यापार कर रहे हैं, घड़ियां ला रहे हैं, वो ज्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। ये ज्यादा क्राइम में थे तो सही, लेकिन इतना लाइमलाइट में नहीं थे उस टाइम, इतना मीडिया आज जैसे इतना हाईटेक भी नहीं था। ये सब अंडरवर्ल्ड में गड़बड़ शुरू हुई है। पहले इनके एरिया भी बटे हुए थे और इनके काम भी बटे हुए थे। भाई कोई सोने की स्मगलिंग कर रहा है, कोई चांदी की कर रहा है, कोई घड़ियों की कर रहा है, कुछ जैसे आपने बताया जापानीज गुड्स की कर रहा है। तो ये सब एक दूसरे से सब चलता रहता था, ठीक ठाक, ओवरऑल ठीक ठाक सा था। और इनके एरिया भी बटे हुए थे कि भाई कहाँ मटका चलाना है, कहाँ ये तीन पत्ती, और ये सब पहले जो होता था अपना। उसके बाद दाऊद इब्राहिम की 1980s में, मतलब 80 के बाद इसकी एंट्री शुरू हुई वहां नागपाड़ा एरिया से। तो इनको अपनी जगह बनानी थी। अब जगह तो पहले फुल थी, सब भरा हुआ था, सब इन्होंने आपस में बांट रखे थे, एरिया भी और काम धंधे भी। तो इसने वहां एंट्री ली और एक दूसरे के एरिया में करने लगे, और वहां से ये गैंग, और जो आप कहे ना इनकी, और ये मार कुटाई, और ये सब AK-47 और ये गोड्स, अवैध हथियार, ये दाऊद इब्राहिम ने ही, अगर हम कहें कि इनके माध्यम से ही सबसे पहले शुरू हुआ तो गलत नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने अपने नए नए वो बनाए कि पाकिस्तान से हम अलग लाएंगे, दूसरे के गुट में लाएंगे, ऐसे कर करके इन्होंने शुरू किया काम। और सब सरकारें भी देखते भी कोई बात नहीं है, आपस में ही, उस टाइम की सरकारें जो थी वो कहती थी ठीक है, ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता परेशान नहीं हो रही है। तो ये आपस में गैंग वॉर इनमें शुरू 80s के बाद शुरू हो गई थी। और धीरे 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 सरकारों की नेग्लिजेंसी, लापरवाही बढ़ती रही। एक तरफ तो हमारी बंबई पुलिस कहती थी ये स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस है, लेकिन इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। वो इसी में खुश थे कि आम पब्लिक भी मोर और लेस इनसे डिस्टर्ब नहीं हो रही। फिर धीरे इसके बाद जो एक टर्निंग पॉइंट आया वो आया इनके बाद की सलमान रुश्दी की एक किताब उसने लिखी, अपना सैटेनिक वर्सेस, ये आप भी जानते होंगे। वो जी जी, 87 की बात है। हाँ, इंडियन मूल के ब्रिटिश नागरिक हो गए थे वो। तो वो किताब छप गई, किसी ने पढ़ी नहीं, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक बिल्कुल साल सही बाद, है वो। हाँ, इट वाज अ एक साल फेल्ड बाद, वेंचर। उस सैटेनिक वर्सेस के छपने के एक साल बाद ईरान के जो आयतुल्ला खुमैनी थे, उनको पता नहीं कहां से इस किताब की भनक लगी या किसी ने बताया। पढ़ी तो उन्होंने होगी नहीं, इंग्लिश में थी, इंग्लिश तो उनको मेरे हिसाब से नहीं आती होगी, या आती भी होगी, फ्रांस में वो निर्वासित जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने इसके खिलाफ फतवा निकाला कि जो ये सर कलम कर देगा, ये सब करेगा, उसको हम इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। तो ये मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड थे अपना इसमें, और मुस्लिम, इन्होंने 1989 में दिसंबर,
एक बहुत बड़ा मार्च निकाला अपना मोहम्मद अली रोड से क्राफर्ड मार्केट होते हुए वहां ब्रिटिश एम्बेसी तक जाना था इनको। तो इसमें सब इन्होंने, इन अंडरवर्ल्ड ने कहा कि आप हमारे जो उर्दू के जो अखबारें थी, मिल्लत टाइम्स और ऐसी इस टाइप की जो अखबारें थी उर्दू की, उसमें हमारी ये न्यूज दो कि सारे मुस्लिम इकट्ठे हों और हम मार्च निकालेंगे। तो उन्होंने उस टाइम उर्दू अखबारों ने ही अपने इन गैंग, इनके अंडरवर्ल्ड की न्यूज देने से मना कर दिया। तो इन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन पैसे देके छपवाए, वहां से इनकी एंट्री अगर आप प्रॉपर कहें तो अंडरवर्ल्ड की शुरू हुई। और इन्होंने अपना वो मार्च निकाला। पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी इस मार्च निकालने की, लेकिन नहीं दी तो सख्ती हुई तो ये अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम और यही आ गए, नहीं कैसे नहीं निकालने देंगे और हम निकलवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था अंडरवर्ल्ड का, जिससे आम पब्लिक आगे जाके धीरे धीरे त्रस्त हुई। मैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। वो मार्च निकाला और उस मार्च में पुलिस को मजबूरन पहले लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोले वो सब करे और फिर फायरिंग भी हुई, कई लोग उसमें मरे। कर्फ्यू भी लगा उस एरिया में, क्राफर्ड मार्केट मोहम्मद अली रोड में। ब्रिटिश एम्बेसी तक पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया। वहां से फिर ये सारे अग्रेसिव हो गए, जितने भी अंडरवर्ल्ड थे ये हमारे शांति प्रिय लोग, और इन्होंने फिर जो तांडव मचाना शुरू करा। और मुंबई पुलिस ने इनकी अच्छी खासी वहां सख्ती से उस प्रदर्शन को दबा दिया था अपना। अब उसके बाद ये 92 में बाबरी ढांचा ढाया गया। तो मुंबई में जो दंगे हुए, ये दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इनके नेतृत्व में ही दंगे हुए थे। सलीम बड़गुजर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो भी इसमें था शामिल, जिसकी हत्या करी छोटा शकील ने। वो दंगे हुए, एक हफ्ते में वो दंगे शांत हो गए। दिसंबर 92 में 7, 8, 6 तारीख को मस्जिद ढाई गई थी, अवैध मस्जिद। उसके बाद दंगे हुए, 7 दिन में ढा दिए गए। अच्छा, वहीं मुंबई के पुराने इलाके में ही, बॉम्बे का जो पुराना पोर्ट है, मुंबई पोर्ट जिसको बोलते हैं, वो वहीं पे है। वहां पे जितने भी, पहले इतनी क्रेन्स और ये जेसीबी वगैरह नहीं होती थी, तो पहले ये जितने भी थे इन्हीं सब शांति प्रिय लोगों का ही वहां कब्जा था अपना। माल उतारना करना, गोदी बोलते थे, गोदी के जो है, इन सब ने एक मीटिंग करी कि भाई हमको पुलिस ने बहुत मारा, ये करा, और शिवसेना ने भी, इसने भी हमें बहुत हमारी पिटाई करी, ठुकाई करी। तो आप दिसंबर के 1 महीने बाद 6 जनवरी से फिर ये दंगे, आप, मैं बिल्कुल फैक्ट ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कोई भी इनको चेक कर सकता है, यूट्यूब, गूगल वगैरह सब जगह ये है। फिर ये दंगे भड़के और इसमें पूरी तरीके से ये जो हमारे शांति प्रिय दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील और आगे जिनका मैं नाम बताऊंगा, छोटा अपना छोटा शकील वगैरह, ये मेन यही थे। इन्होंने दंगे भड़काए करे और फिर हफ्ता 10 दिन लग गया पुलिस को कंट्रोल करने में। अच्छा, दिसंबर में दंगे हुए 92, जनवरी में दंगे हुए, फिर इसके बाद जनवरी के बाद अपना दाऊद इब्राहिम ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया था। तो इसका आईएसआई वहां पाकिस्तान में सक्रिय हो गई थी। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम को कांटेक्ट किया कि आप, हमारे समाज के लोगों पर जुल्म हो रहा है, आप हमारा साथ दो, इनसे बदला लेना है। दाऊद इब्राहिम को उन्होंने, वो पहले तैयार नहीं हुआ, उसका माल बड़ी शिप से दुबई से कराची एयरपोर्ट तक, फिर आगे छोटी शिप से कराची से मुंबई तक आता था। जैसे छोटी शिप्स में हमारे ये 14 साल पहले हमारे जो कसाब वगैरह आए थे, वैसे ही उसका माल आता था। आईएसआई ने इंटेंशनल उसका माल पकड़ लिया, सोना उसका आ रहा था वहां पे, और जान आने नहीं दिया। उसको मजबूर किया,
मजबूर नहीं कहूंगा, उसको तैयार किया और लालच दिया, और उसको भी कुछ लगा इमोशनल, वो भी हुआ, उसको जैसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश उसका किया, और फिर ये 93 के ब्लास्ट, उसने दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व में ये 93 के ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट, 7 ब्लास्ट हुए थे, और सारे ब्लास्ट हमारे हिंदुओं के या काफिरों के एरिया में ही ज्यादा हुए थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इधर किए थे, सब जगह। अच्छा, उस टाइम हमारे मराठा छत्रप जो थे ये मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने आके कहा कि भाई, इन्होंने अपनी बाद में जीवनी में ये बात खुद स्वीकार करी है, कोई ये मेरी बात नहीं है, कि नहीं 7 नहीं 8 जगह ब्लास्ट हुए हैं, और 8वीं जगह जो इन्होंने खुद अपनी तरफ टीवी पे बताई, दूरदर्शन पे आके, कि ये मस्जिद बंदर, वही जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है, वहां भी एक ब्लास्ट हुआ है। तो अब इन्होंने कोई 4-6 महीने पहले जो अपनी किताब लिखाई थी, उसमें खुद अपनी जीवनी में ये कह रहे हैं कि मैंने बैलेंस करने के लिए वो भी कर दिया कि एक तरफ कहीं पैनिक ना हो जाए। तो वहां से एंट्री हो गई। अगर हम यूं कहें कि मुंबई के ये ब्लास्ट ने और अयोध्या ने पूरा गैंग और जो है फुल स्विंग पे आ गया ये अपना इनका, ठीक है। इस जी 93 मराठा। अब इसके बाद जो है दाऊद इब्राहिम वगैरह इनकी हत्या हुई, इस पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पे भी ज्यादा नहीं करेंगे। फिर इनके दबाव में तो हमारी दाऊद सरकार, इब्राहिम की हत्या कहाँ हुई? अभी तक नहीं हुई? नहीं नहीं, दाऊद इब्राहिम नहीं, दाऊद इब्राहिम की तो अभी अफवाह उड़ी है, मरा नहीं मरा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कराची में, पाकिस्तान में, ये तो आपने इस पे कई शो किए थे जो मैंने भी देखे हैं। सलमान रुश्दी के बाद इसके अच्छा, वो बाद सलमान बड़गुजर की हत्या की बात कर रहे हैं, हाँ बड़गुजर, हाँ सलीम बड़गुजर सलीम अपना। बड़गुजर की। हाँ, इसके बाद जो है एक प्राइवेट एयरलाइंस पहले शुरू हुई, वो हमारे मराठा छत्रप की रिकमेंडेशन पे ही शुरू हुई, ईस्ट तकियुद्दीन वेस्ट, वाहिद है। ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस। हाँ, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस तकियुद्दीन वाहिद ने शुरू करी। अच्छा, ये जो अपना छोटा राजन इनके साथ था, दाऊद इब्राहिम के साथ, लेकिन उसको क्या है कि अब वहां पूरा वेटेज नहीं मिल रहा था, तो छोटा राजन धीरे धीरे अपना अलग गैंग बना रहा था। ये उसी ने खुलासा किया कि तकियुद्दीन वाहिद ने जो एयरलाइंस चलाई है उसमें दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ है अपना, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं और उसकी एयरलाइंस करती रही। और 13 नवंबर 1995 को छोटा राजन ने तकियुद्दीन वाहिद की हत्या कर दी, और उसने कहा कि ये दाऊद इब्राहिम का पैसा था, उससे इसकी दुश्मनी थी, इन्होंने उसकी हत्या करी अपना। उसके बाद ये धीरे धीरे एयरलाइंस बंद हो गई, जिसको बाद में सहारा ने लिया। सहारा ग्रुप भी आज खत्म हो गया है, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारे इन शांति प्रिय लोगों ने, हमारे ही, जैसा आपने कहा कि ये जो पॉलिटिशियन से क्या संबंध है, हमारे इन शांति प्रिय लोगों ने प्राइवेट एयरलाइंस चला दी अपना, और हमारी सरकारें देखते रही। वो तो ठीक है, अपने कर्मों से वो खुद ही बंद हो गई एयरलाइन, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक, मैं इसमें आगे और बताऊं आपको, ईस्ट वेस्ट के बाद एक बहुत बड़ा ब्रांड था उस टाइम, रूपम ब्रांड, उसके छोटा शकील और ये सब जो हैं, ये गुजराती थे, इनसे ये हफ्ता वसूली करते थे। इन्होंने हफ्ता वसूली करने से मना कर दिया, तो छोटा वकील शकील ने 8 अक्टूबर 1998 को इनकी भी हत्या कर दी सरेआम अपना। लेकिन हमारी जो सरकारें थी वो नहीं चेती। इसके 1 महीने बाद, अभी इसकी जांच चली रही थी, मद्रास कैफे, बड़ा नाम आपने सुना होगा, इसमें फिल्में भी बनी हैं, वो साउथ के थे, हरिदास और कृष्ण दास इसके मालिक थे, इनकी भी छोटा शकील ने हत्या कर दी। एक खटाऊ ग्रुप था, अगर आपको याद हो तो, खटाऊ ग्रुप के 1994 में अपना इनकी भी हत्या हो गई,
ये फिरौती और उन्होंने रैंसम वगैरह नहीं दी। लगातार इनका दबाव बढ़ता रहा, हमारे पॉलिटिशियंस चुप रहे। किस बात पे चुप रहे? पहले तो ये इस बात पे चुप रहते थे, भाई ठीक है ये आपस में लड़ मर के खत्म हो रहे, लेकिन अब तो आम पब्लिक, व्यापारी, ये सब इसकी जद में आ गए थे। जनवरी 93 में प्रेम शर्मा बीजेपी के एमएलए थे, वो इनके खिलाफ थे, इनकी शिकायतें करते रहते थे, उनकी भी गैंग ने हत्या कर दी, दाऊद इब्राहिम गैंग ने। रामदास नायक मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी भी हत्या कर दी। उनके अंतिम संस्कार में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों गए थे, लेकिन हमारी सरकारें सोती रही। कुछ भी कोई राम नायक की हत्या थोड़ी हुई थी, राम नायक तो नहीं, रामदास नाइक, और एक राम नाइक वो पेट्रोलियम मंत्री वो अलग है, एक ये हाँ हाँ रामदास अच्छा नाइक। हाँ, हाँ, आपने वो राम नायक बोला इसीलिए मैं नहीं, कंफ्यूज हो गया। रामदास नाइक है, मुंबई के अध्यक्ष थे, वो वाजपेयी हम्म, सरकार में जो मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री थे। ये रामदास मुंबई के ये बीजेपी के अध्यक्ष थे, और बड़ी क्रूरतम हत्या की गई थी। आडवाणी, बहुत हल्ला मचा था, उन्होंने सरकारों से मांग की, सब किया, कुछ नहीं हुआ। याकूब अपना कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद दाऊद, ये अपना गुलशन कुमार की हत्या हुई, खूब गैंग वॉर होने लगे, आपस में होने लगे, सब मारने लगे। तो फिर उस टाइम मनोहर जोशी की सरकार थी, अपना शिवसेना बीजेपी अलायंस की, और गोपीनाथ मुंडे को गृह मंत्रालय दिया गया था। और जब बहुत बिल्कुल सर से पानी ऊपर चला गया हमारी सरकारों की, तब थोड़ी सी नींद खुली और इन्होंने एक मकोका कानून लागू किया, ऑर्डिनेंस किया। ये लागू मतलब बिल पास नहीं करवा पाए, ऑर्डिनेंस मकोका इन्होंने लागू किया। उसमें ये व्यवस्था करी कि 180 दिन तक चार्जशीट, पहले 90 दिन चार्जशीट का होता है, इसमें 180 दिन तक चार्जशीट नहीं होगी, और अग्रिम जमानत किसी को नहीं मिलेगी, और मकोका में किसी को गिरफ्तार किया तो वो मुजरिम ही माना जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको बरी नहीं कर दे, और उसको बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी खुद मुजरिम की होगी। वैसे तो नॉर्मली आप खुद अधिकारी हैं, आप जानते होंगे कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है, देखो जी इस हत्यार से हत्या करी, ऐसे करी वैसे करी, और इसलिए लिहाजा ये हत्यारा यही है, फिर सरकार फैसला या कोर्ट फैसला देती है। उसमें मुजरिम को खुद प्रूव करना है कि मैं बेगुनाह हूं, पुलिस को प्रूव नहीं करना। पुलिस ने तो आपको पकड़ लिया, अब आप प्रूव करो। ये मकोका था। इसके बाद गोपीनाथ मुंडे ने, उस टाइम रॉनी मेंडोंसा वहां के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उनको बुला के कहा कि भाई आपको बिल्कुल फ्री हैंड है, आप किसी भी तरह मुंबई को साफ करो। उसके बाद ये जो है हत्याएं वगैरह सब बंद हुई, और इन्होंने किया। जेएफ जूलियस रिबेरो जो पंजाब में भी थे, वो भी, उन्होंने भी कार्रवाई करी। एक बलराम करके ऐसे कुछ थे डीएसपी, इन सब ने, सचिन वाजे, दया नायक, ये तभी से पॉपुलर हुए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये इन्होंने लगातार इसको थोड़ा सा टर्न डाउन किया अपना। और अच्छा, इसमें मैं बीच में ये आ गया था, बीच में था याकूब मेमन, जिसके लिए हम आप बोलते हैं कि भाई आधी रात को अदालतें खुलवाई, ये करी, ये सब छोड़ के इसी छोड़ के ये भाग गए थे अपना दुबई अपना। लेकिन फिर दुबई से इसको वहां ये दाऊद से इनका झगड़ा हो गया, याकूब मेमन का, और वहां भी इनका रहना मुश्किल हो गया। तो ये दाऊद, याकूब मेमन ने हमारे किसी के जरिए संपर्क किया कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। उसने यही सोचा कि भाई मैं सरेंडर कर दूंगा, मुझे वो बन जाऊंगा, तो मुझे भाई कुछ साल जेल होगी, उसके बाद मैं छूट जाऊंगा। तो उस टाइम के राकेश मारिया डीसीपी थे, उनके थ्रू ये वापस इनको मुंबई में अरेस्ट किया गया।
इनको अरेस्ट तो किया गया था अपना नेपाल में, लेकिन इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना। और इनके खिलाफ भी बहुत मुकदमे चले थे, मुकदमे थे काफी हत्याओं के। 1993 के भी ये अपना उस ब्लास्ट में भी शामिल थे ये याकूब मेमन। तो इसको जब फांसी की सजा दी गई अपना अपना इसको फांसी की सजा दी गई, मैं उनके जज का नाम भी बता देता हूं अपना, पीडी कुदे ने इनको फांसी की सजा दी थी। तो बहुत हल्ला मचा था कि भाई इसको फांसी की सजा क्यों दी, और ये हमारे, उसका कारण ये था कि उनका कहना था कि इसने पुलिस को सहयोग किया, इसलिए इनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जज पीडी कुदे ने अपने उसमें कहा था कि आपने एक तो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी दिखाई थी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपना, और फिर इनको फिर भी फांसी की सजा का आपने कुछ सहयोग किया है या नहीं किया है, लेकिन आपके गुनाह इतने ज्यादा है कि आपको फांसी से कम सजा नहीं दी जा सकती। यही प्ली लेके इन्होंने रात को 3 बजे 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको सजा, फांसी की सजा बहाल रखी, सब किया। और फिर इनको बाद में 30 जुलाई 2015 को फांसी इनको दी गई। उसी दिन इनका जन्मदिन भी था। तो मेरा ये कहना है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है वो शुरू से ही बॉम्बे के अपना ये जो है पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करता था, फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था, एयरलाइंस जैसा मैंने बताया खुलवा दी, खूब इन्होंने हल्ला मचाया, सब करा है। ये तो मकोका आने के बाद और अब 2017 के बाद हमारी सरकार इनके आने के बाद, देवेंद्र फडणवीस वगैरह, ये थोड़ा सा कंट्रोल में आए हैं। पहले आप समझें कि शुरू से लेकर 75-76 के बाद से जो गैंग वॉर शुरू हुई है, वो 25-30 साल तक तो लगातार मुंबई उसकी जद में रहा है। और मेरे को ये बड़ा आश्चर्य होता है कि मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस कहते हैं। जब इतने आपके राज में इतना सब कुछ हो रहा है, गैंग वॉर हो रहे हैं, पुलिस हो रहे हैं, सरेआम हत्याएं हो रही है, गुलशन कुमार की हत्या हो रही है, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। अच्छा, ये जो इन्होंने मकोका लागू करने का जो इन्होंने फैसला किया, ये क्यों किया? जब ये इन्होंने देखा कि क्या नाम से बिल्कुल एक पुलिस कमिश्नर के सामने वाली बिल्डिंग में भी एक इन्होंने बहुत बड़े व्यापारी की, जिसका मैंने अभी नाम लिया, उसकी हत्या कर दी, और बम धमाकों से और इतनी गोलियां चलाई कि कमिश्नर खुद शोर सुन के बाहर आए। मतलब पुलिस के कमिश्नर की नाक के नीचे हत्याएं करने लग गए थे। इतना इनका दिल बढ़ गया था। तो मुंबई अंडरवर्ल्ड अब थोड़ा सा कंट्रोल में है, पूरा समाप्त हुआ है ऐसा नहीं है। ये अब कब तक कंट्रोल रहेगा, इसमें वैसे और बहुत सी बातें हैं जो हम कभी करेंगे दोबारा। अभी इसमें आप कुछ पूछे तो मैं बताऊं आपको। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स से जो घालमेल हुआ, विशेषकर जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स या मराठा क्षत्रप की जो पॉलिटिक्स के साथ कहा जाता है कि साथ में मराठा क्षत्रप और दाऊद जो है वो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। वो कहाँ से, कब से, कैसे वो आरंभ होता है और आज उसकी क्या स्थिति है? मराठा क्षत्रप के बारे में तो आप मुझसे ज्यादा ही जानते हैं। ये सबसे छोटी उम्र में पहली बारी ये वहां के मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। हाँ, और तब शायद इनको 39 साल के थे शायद। हाँ, वो इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था अपना, कि साहब मुख्यमंत्री बन गए। और ये हर वो काम, इनके हर क्षेत्र में हर जगह इनकी वो है। इनका तो यह है कि इनके तो लालच है। मेरा एक, हमारे बड़े भाई कजन है, वो बॉम्बे में रहते हैं, 50-60 साल से वहीं रहते हैं, शुरू से वहीं बॉर्न बॉटअप है। वो आज से मुझसे 30-40 साल पहले कहते थे कि
इन मराठा छत्रप फैमिली के पास इतना पैसा है कि अगर ये पैसा निकाल दें, अपना खोल दे तिजोरी या गवर्नमेंट को दे दे, तो कुछ नहीं तो महाराष्ट्र का तो पूरा लोन जीरो हो सकता है। इनके लालच जो है, ये मैं अच्छा, आपको बता रहा हूँ। हाँ, इंडिया की जीडीपी के बराबर इनके पास पैसा था। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। आप देखें, ये कुछ भी नहीं थे, हजारों इनको पावर गेम चाहिए, इनको मनी पावर, मसल पावर दोनों चाहिए भाई। वो पहले तो ये सब रखना ही, इन सब से गैंग और ये जो सलाम करने आ रहे हैं, नमस्ते करने आ रहे हैं, यही हमारी होती। और ये इनके बलबूते पे ही अपने इन्होंने पॉलिटिक्स करी है। हजारों 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 करोड़ों करोड़ों जमीनें जो इनके पास हैं, सब कुछ है, इन्होंने अपने फायदे के लिए ही इन्हीं दाऊद। और ये जैसे ये बीच में आपको मालूम होगा, कपड़ा इंडस्ट्री बहुत थी वहां, कपड़े की मिलें बहुत थी मुंबई में। अब वो इनको खुश नहीं करती थी या इनके पास नहीं जाती थी, तो इन्होंने इसके थ्रू ही पूरी कपड़े इंडस्ट्री वहां खत्म हो गई आज से 30 साल पहले। ये सब वसूली, यूनियन बाजी में हफ्ता। खत्म हुई थी वो दत्ता सावंत एंड कंपनी की। हाँ, दत्ता सामंत जो थे वो यूनियन लीडर अपना, और उसमें ये भी थे बॉम्बे में हफ्ता वसूली एक आम बात थी। मैं, हमारे भी रिश्तेदार बॉम्बे में रहते हैं, मैं खुद भी 1-2 साल करीब वहां रह के आया हूँ, काम करके आया हूँ। हफ्ता वसूली ये है सब वहां बिल्कुल कॉमन चीजें है। ये हफ्ता जो वसूली, जो शब्द भी है ना, ये जो बम्बैया भाषा का ही है, हफ्ता लेना, ये करना। अब ये हफ्ता वगैरह यूपी वगैरह यहाँ वहां सब जगह पहुंच गया था, तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ है। और हमारे मराठा छत्रप इन्हीं का ही आशीर्वाद था, उसी से ये सब अपना काम हुए हैं। बस पावर चाहिए इनको, तो मसल एंड पावर, मसल इनके पास, पावर इनके पास, 3-3 बारी राज करना है। अभी भी इनकी लालसा खत्म नहीं हुई है, चाहे तबीयत इनका साथ दे, इनका स्वास्थ्य साथ दे या नहीं दे, इनको तो पावर चाहिए। इन्होंने अच्छा 2019 के इलेक्शन में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और बरसात आ रही है, उसमें भी ये भाषण दे रहे थे, तो लोग बड़े इमोशनल हुए। उसके बाद फिर चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए, तो इनसे लोगों ने कहा भाई आप तो कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है। तो कहते हैं शेर कभी बूढ़ा थोड़ी होता है, शेर तो मरने तक शिकार करता है। मतलब शिकार करता है, मतलब इनको अभी भी शिकार करने हैं, सेवा नहीं करनी, इनको शिकार करने हैं। ये अगर आप लैंग्वेज उठा के इनकी देंगे कि शेर तो बूढ़ा हो जाए तो भी शिकार करना नहीं छोड़ता, इनको तो मसल पावर, मनी पावर। ऐसे ही जितने भी हमारे ये सब थे पार्टी जिनका राज रहा है, बीजेपी वगैरह, इनका राज तो फुल फ्लैज अब आया है, पिछले 5 साल ही रहा, अब फिर वही कंबाइंड राज आ गया अपना। तो इन सब का यही मकसद था कि भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, आप अपना काम करते रहो, आप जो भी करो। जैसे अभी हमारी महागाड़ी सरकार ने कहा कि हमें 100 करोड़ रुपए तो हमें होटलों से बाहर से चाहिए, तो मेन मकसद इनका जो है वो यही है। इसी वजह से बॉम्बे में प्रोस्टिट्यूशन, ये आपका फैमिली देखती है शो, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ये सब जितने अनैतिक कार्य हैं, जब एक आप बार वालों से उनसे हफ्ता ले रहे हैं सबसे, तो वो फिर गलत चलत सब सही काम करेंगे। मटके, मटका चलना, 3 पत्ती लगाना, नंबर लगाना, ये कोई अपना कोई यूपी और दिल्ली से तो शुरू नहीं हुए। ये सब जितने भी आइडिए हैं, ये सब बॉम्बे या महाराष्ट्र से ही निकले हैं। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। ये सब मटका, हफ्ता वसूली, खोखा, ये जो हम बोलते हैं खोखा, एक पेटी, ये कोई दिल्ली में बैठ के थोड़ी बनाए गए हैं शब्द, ये सब बॉम्बे के ही इजाद है। और ये जो अपना
रुक्का चलता है, और ये जो हवाला से पैसे आते हैं, इस मामले में भी हमारी ये मुंबई की जो पॉलिटिक्स है, ये हवाला, ये नए-नए जो आइडिया आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल साइड में भी हवाला से बहुत पैसे आते जाते हैं। हवाला, हफ्ता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हवाला, हफ्ता, मटका, खोखा, पेटी, ये सब शब्द वहीं से आए हैं और हमारे सब इन्हीं की पॉलिटिशियंस की ही देन है। जितना अनैतिक कार्य है, सब कार्य सब वहीं होता है। एक वहाँ, अच्छा मैं आपको एक इसमें एग्जाम बताता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, भिंडी बाजार, बॉम्बे हाँ में, सुना है आपने? हाँ, गया हूँ। हाँ, उसका नाम, वहाँ ये सारे अनैतिक कार्य होते हैं। वो बिल्कुल वीटी स्टेशन है, जिसका नाम अब सीएसटी कर दिया है, वीटी स्टेशन के पास में ही है। तो भाई आपको कहते थे, अंग्रेजी उसमें कहते थे कि भाई आपको ये चाहिए, वो चाहिए, या ये करना है, या रात हो गई हमें ऐसे करना है, तो वो कहते थे बिहाइंड द बाजार। बाजार के पीछे एक जगह थी, उसको बोलते थे बिहाइंड द बाजार। वो वहां के बंबई के लोगों ने बिहाइंड द बाजार को भिंडी बाजार नाम हो गया। आज आप कोई चिट्ठी भी भेजेंगे, अच्छा। वैसे तो लेटर्स का जमाना खत्म हो गया है, भिंडी हाँ, बाजार लिखेंगे तो वहां लेटर पहुंच जाता है, हर कोई जानता है भिंडी बाजार। उसका नाम था बिहाइंड द बाजार। बिहाइंड द बाजार नाम टूटते करते करते ये भिंडी बाजार हो गया। उस बाजार है, वो जो अच्छा खासा बाजार है कोलाबा और उस साइड का, वीटी के उधर का, उसके पीछे ये बाजार है, उसको भिंडी हाँ, बाजार बोलते हैं। और जितने भी ये अनैतिक और ये सब कार्य, ये सब काम होते हैं, वो आज की डेट में जिसका नाम है भिंडी बाजार, वहीं से होते हैं। करेक्ट। तो महाराष्ट्र में तो बड़ी बड़ी शब्दावली और बड़े बड़े ग्रामर के नए नए शब्द, खोखा, पेटी, ये सब वहीं से आए हैं। इसमें इसमें ये तो ऐसे बताया बहुत जाता है प्रतिभा कि है। ये जो हमारे मराठा क्षत्रप हैं, हम्म। ये इनको प्रोटेक्ट किया करते थे और इनके प्रोटेक्शन के बदले में ये भी इनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ देते होंगे, कुछ हिस्सा होता होगा या कुछ हफ्ता होता होगा। भाई पॉलिटिशियन तो डकैतों से भी हफ्ता ले लेते हैं ना, डकैत जनता से हफ्ता लेते हैं, पॉलिटिशियन डकैतों से लेते हैं। नहीं, आपने तो जो ये जो पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड माफिया है, उसका राजनेताओं से बड़ा नज़दीक का रिश्ता रहा है और विशेषकर से जो कांग्रेस और एनसीपी वाला जो इकोसिस्टम है, ये तो सदैव से उनको प्रश्रय देता है। आपने जो पहले शुरू में इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो दीवार पिक्चर का नाम लिया था, वो आपने बिल्कुल ठीक लिया। और इस हफ्ता वसूली को भी कितना ग्लोरीफाई किया गया। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। कितना ग्लोरीफाई किया गया उस पिक्चर में, कितना महिमा मंडित किया गया कि साहब ये हफ्ता वसूली है, ये हाजी मस्तान, और ये उसी की स्टोरी बता रहे हैं। और उसमें अगर आपने दीवार पिक्चर में देखा हो, रहीम चाचा, आपको अगर याद हो, रहीम चाचा है जो कह रहा है कि हम पहले भी हफ्ता देते थे, आज भी हफ्ता देते हैं। ये सब इनको ग्लोरीफाई करके जो तरीके इन्होंने, सलीम जावेद, इन्होंने जो इकोसिस्टम बनाया था, जो नैरेटिव सेट किया कि भाई वो बेईमान है, वो गैंगस्टर है, वो कत्ल कर रहा है, लेकिन वो अच्छा आदमी, इंसान मजबूरी में। अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है मतलब। हाँ, दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे जो कानून है, मैं, आप कानून ज्यादा जानते हैं, मैं आपको बता नहीं रहा या सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। कानून में यह लिखा है कि अगर मुझे इनकम टैक्स नहीं दिया मैंने, और मेरे का नोटिस आ गया, अरे साहब मुझे तो पता ही नहीं था इनकम टैक्स भी देना होता है, आगे से दे दूंगा, तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप कानून हाँ, नहीं जानते इग्नोरेंस और ऑफ आप। लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब तो भाई वो कानून तोड़ रहा है, मजबूरी में तोड़ रहा है। ये जो एक फिल्मों से भी हमने एक प्रोग्राम इसमें शुरू शुरू में किया था, ये जो फिल्मों से जो नैरेटिव सेट करते हैं ना, ये कादर खान, सलीम जावेद, ये जो थे भाई शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। आपने पिक्चर देखी होगी शान, उसमें भी एक अब्दुल था, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। ये सब क्या है? ये सब गुंडे, और ये सब इन्होंने सब। वहां बॉम्बे में क्या है कि पहले एक पोर्ट था, अब जेएनपीटी पोर्ट 2 पोर्ट हो गए, बाहर से सामान आता है,
समुद्र से इलाका लगता है, खूब पाकिस्तान से, दुबई की साइड से खूब स्मगलिंग होती है। आप जो मर्जी आए करो, बस हमें हमारा हिस्सा पहुंचा दो और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पुलिस आपको रोकेगी नहीं। दीवार पिक्चर में भी यही था कि साहब दुबई से सोना आ रहा है, कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा, वो लेके आएगा। तो ये सारा जो क्राइम को ग्लोरीफाई किया है ना, वो सब मुंबई अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस ने किया है, और आगे इसको बढ़ाया और इसको जस्टिफाइड किया है हमारे इन वामपंथियों ने, सलीम जावेद, कादर खान, इस टाइप के जो बॉलीवुड लेखक ने थे, इन्होंने तो ग्लोरीफाई किया है। बॉलीवुड ने खूब किया ग्लोरीफाई इसको। हाँ, कि भाई राम गोपाल वर्मा ने तो जितने भी बदमाश हैं, जितने भी गुंडे, बड़े गुंडे हैं, उनके सबकी बायोग्राफीज बना दी। उन्होंने एक सत्या पिक्चर भी बनाई थी, जो आप हाँ, अच्छी पिक्चर है, वो गैंग और असल में जो है वही दिखाया गया उसमें अपना। वो एक, हाँ। वैसे तो राम गोपाल वर्मा कोई, मैं को कोई अच्छे उसकी वो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो गलती से वो पिक्चर थोड़ी सी ठीक है, और उसमें हकीकत बताई गई है कि कैसे पॉलिटिशियन बीच में हैं, और पॉलिटिशियंस ही क्या नाम से इनको, ये सत्या पिक्चर में जो है भाऊ, उसमें जो भाऊ है वो इन सबको पालते हैं, गैंग वॉर कराते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, ये सब करते हैं। ये सब मैं कह रहा हूँ बॉम्बे आर्थिक राजधानी जो है ना, तो ये वो क्राइम की भी राजधानी है, स्मगलिंग की भी राजधानी है। स्मगलिंग और जगह भी होती है, आपने कभी इतना नहीं सुना होगा कि कभी मद्रास के पोर्ट में इतनी स्मगलिंग हुई है। कैलकाटा के पोर्ट में जरूर चाइना की साइड से होती है, लेकिन नाम ज्यादा बॉम्बे का ही है, कि वो अरब कंट्रीज से लगता है, उस साइड से लगा हुआ है। ये चाइना तो बाद में डेवलप हुआ है, पिछले 30-40 साल से कह लें, वो वहां एक से। बात और बताएं कि ये जो पूरा का पूरा हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक तरह से मुगलियाकरण हुआ है, तो इसमें इस अंडरवर्ल्ड का खास तौर से ये दाऊद का और जो दुबई का जो अंडरवर्ल्ड है, वो दुबई का अंडरवर्ल्ड और बम्बई का अंडरवर्ल्ड जो है आपस में बहुत मिलजुल के काम करता था, उसका कितना रोल है? इनका पूरा पूरा रोल है। और गुलशन कुमार, हम पहले भी डिस्कस किया था एक प्रोग्राम में, 12 अगस्त 1997 के बाद, गुलशन कुमार की हत्या के बाद 99, मैं 1% एहतियातन छोड़ रहा हूँ, 99% इन्हीं का कब्जा था। आपको पहले भी बताया था कि कोई भजन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या तक ये पूरा इनका कब्जा चला। अच्छा, पहले ये सब नजर रखते थे अपना, राकेश रोशन पे इन्होंने इस पे हमला करवाया कि भाई आपकी पिक्चर जो कहो ना प्यार है चल गई है, आप हमें भी कुछ दो। गुलशन कुमार कुछ उठ गए थे, हमें भी कुछ दो, नहीं दिया तो अब्बू सलेम ने इसकी हत्या कर दी। अच्छा, इसमें अब्बू सलेम जो था वो दाऊद ग्रुप का ही था। अब्बू सलेम डायरेक्ट इनके झगड़े शुरू हो गए थे कि उसको पूरा, अब इसको भी लग रहा था कि भाई मैं भी टक्कर का आ गया हूं, मैं भी अपना गैंग बनाऊं। तो अब्बू सलेम ने इसने हत्या करी विदाउट दाऊद की इंटीमेट, उसको कॉन्फिडेंस में लिए हुए। तो ये अब्बू सलेम से बचता हुआ बाद में, अब्बू सलेम जो है लिस्बन और कहाँ वो उधर जाके भाग गया था, पुर्तगाल साइड में, जहां से हमारी सरकार इसको करके लाई थी। नहीं, जबकि इन सारे अंडरवर्ल्ड का जो घर है या दूसरा घर है, जो सुरक्षित स्थान है, वो दुबई ही था। लेकिन वहां अंडरवर्ल्ड इनकी जो आपसी इनका हुआ, तो ये वहां गया था। तो ये बताएं कि आज में क्या स्थिति है? आज अंडरवर्ल्ड जो है वो कितना एक्टिव है, पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व है? अभी हमने देखा वो नवाब मलिक वगैरह जो है वो पकड़े गए दाऊद से कनेक्शन के चक्कर में। तो क्या कुछ थोड़ा बहुत क्लीन अप कर पाई है क्या एक मुझे केंद्र में याद नहीं बीजेपी आ रहा सरकार है, के आने के बाद? एक
एक वकील हैं जो एनसीपी के राज्यसभा के भी मेंबर थे, पहले बहुत टीवी डिबेट्स में भी आते थे, मैं नाम अभी उनको याद नहीं आ रहा है। जैसे हमारे ये कपिल सिब्बल दिल्ली में ये सब मुकदमे लड़ते हैं, ऐसे जितने ही ये शांति प्रिय लोग थे, जितनी अंडरवर्ल्ड गैंग के लोग थे, ये उनके मुकदमे लड़ते हैं। एनसीपी ने उनको अपना राज्यसभा का मेंबर बनाया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं उनका, और ये सारे मुकदमे उन्हीं के लड़ते थे। याकूब मेमन का मुकदमा भी उन्होंने ही लड़ा था, उन्होंने ही पिटिशन लिखी थी कि भाई ये जो हमने देनी है रात को जो 3 बजे कोर्ट खुलवाई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, इस टाइम एक्टिव नहीं है। आज की डेट में हमारी जो कुछ सरकार है, कुछ ये बैकफुट पे हैं। आप कहें कि ये अंडरवर्ल्ड जो है ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये शांत बैठे हुए हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, सरकार बचाने का इंतजार कर रहे हैं जाने का। अभी तो आप समझें कि जो बॉम्बे में सरकार है उस पे बीजेपी का या देवेंद्र फडणवीस का कंट्रोल है, वो पूरा वॉच कर रहे हैं, नहीं बिगड़ा है। जैसे हमारे इंतजार कर रहे हैं लोग कि भाई मोदी सरकार जाए तो हम देख लेंगे, कर लेंगे, रोज धमकियां आ रही हैं, यही सेम सिचुएशन महाराष्ट्र में है। अब कुछ उम्मीद लग नहीं रही है, इसलिए हमारे मराठा छत्रप को भी सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अपना। और अब वो उनकी उम्र भी हो गई है, बीमार भी है, उनके भतीजे पाला बदल चुके हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया है कि उनको उम्मीद भी नहीं लग रही। जैसे अब है कि भाई 2024 का रिजल्ट भी जो एक आम सा लग रहा है कि भाई आएगा तो यही मोदी ही, तो इस चक्कर में थोड़े से ये डिप्रेशन में है। और फिलहाल कोई गैंग वॉर या कोई ऐसी वॉर नहीं हो रही है। अगर छोटी मोटी हत्याएं भी हो रही हैं तो उनको आपसी रंजिश कह के ये निपटा रहे हैं। बाकी इस टाइम कुछ कंट्रोल है अंडरवर्ल्ड पर बॉम्बे पे, ये कहा जा सकता है, और पहले से स्थिति ठीक है। और ये मकोका लगने के बाद बड़ी स्थिति हुई, कंट्रोल में आई है, और बिल्कुल पानी जब सर से ऊपर हो गया तब ये इन्होंने किया। और आज की डेट में भी गृह मंत्रालय ये इनके हाथ में है, देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो ये काफी हद तक कंट्रोल है। और कुछ ये मार्केट में, सॉरी आपकी बात भी कर, कुछ ये मार्केट खुली गए हैं, अब ना घड़ियों की जरूरत है ना कुछ है, फिल्में अब बन नहीं रही, फिल्में ज्यादा चल नहीं रही, तो ये फिल्में पहले बॉक्स ऑफिस पे नजर जितने निर्माता निर्देशक रखते थे उससे ज्यादा नजर तो ये अंडरवर्ल्ड रखता था, कौन सी पिक्चर चल गई है, किसकी पिक्चर हिट हो गई है अपना, तो उससे हम वसूल करें वैसे। हाँ जी, आप बताएं प्लीज। जी, तो अब यहीं पर चर्चा को विराम देंगे और अच्छा डिस्कशन रहा, अंडरवर्ल्ड के बारे में जानने को मिला, और आपका इसमें बहुत तो बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और गैंग्स के बारे में भी तो जानने अभी को मिला। तो इतने लंबे चौड़े ग्रुप हैं, मैं तो बहुत कट शॉर्ट में बताया है, 5-5, 6-6 ग्रुप एक साथ काम कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। इसमें तो एक और सीरीज भी बनाई जा सकती है, वो हम कभी फिर बात करेंगे, सोचेंगे। ये तो भी एक शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा आपको 5-7 ग्रुप्स के बारे में और ये जो इंसिडेंट हुए इसके बारे में बताया। हाँ, फिलहाल हम कह सकते हैं कि स्थिति काफी कंट्रोल में है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो डाउन चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री ने भी इनके पेट पे लात मारी है, फिल्में लोगों ने देखनी बंद कर दी है, आ नहीं रही हैं, आ रही हैं तो केरला टाइम्स इस टाइप की और ये सब ताशकंद फाइल्स इस टाइप की पिक्चरें आ रही हैं, इसलिए अभी ये थोड़ा सा फिल्मों जी, की तो तरफ अब हम बंद करेंगे आज का डिस्कशन। हाँ। और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नाकरा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।